का स्वागत है आपका हमारा उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ कैफ खान। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। श्रीनगर में 3 आतंकी मारे जाने के बाद कुंभ नगरी हरिद्वार में हाई अलर्ट। चेकिंग में जुटी पुलिस, तलाशी अभियान शुरू। हरिद्वार में 100 के पार पहुंचा पेट्रोल। कई पेट्रोल पंप बंद होने के संचालकों के माथे पर भी चिंता की लकीरें। ऋषिगंगा घाटी में बनी झील का अध्ययन करने रवाना हुए दल। झील से पैदा होने वाले खतरों का किया जाएगा आंकलन। अगले माह तक संचालित हो जाएंगे स्मार्ट आयुष वेलनेस सेंटर। योगा और पंचकर्मे से उपचार के साथ ही विभिन्न जांचों की भी मिलेगी सुविधा। उत्तराखंड पुलिस की महिमा कमांडो फोर्स भी आतंकियों को देगी मुंहतोड़ जवाब। एनएसजी की तरह मिल रही ट्रेनिंग। जिला स्तरीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता का हुआ चयन। ट्रायल रुद्रपुर और काशीपुर से 4 खिलाड़ियों का सिलेक्शन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। किसान संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर जिला उधम सिंह नगर के जसपुर क्षेत्र के किसानों ने कृषि मंडी के आगामी 1 मार्च को रुद्रपुर गांधी पार्क में होने वाले किसान महापंचायत को सफल बनाने के लिए रणनीति तैयार की। आपको बता दें कि पिछले 3 माह से केंद्र सरकार द्वारा पास किए गए 3 कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली के बॉर्डर पर किसान आंदोलन कर रहे हैं। वहीं किसान संयुक्त मोर्चा जगह जगह किसान महापंचायत भी कर रहे हैं। वहीं 1 मार्च को रुद्रपुर गांधी पार्क में संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर किसान महापंचायत का निर्णय लिया गया है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष कर्म सिंह ने बताया कि ऊपर से फरमान आया है कि कोई भी किसान अपने यहां शादी समारोह में किसी भी भाजपा के नेता या कार्यकर्ता को निमंत्रण नहीं देंगे और कोई किसान ऐसा मिला तो उसको दंड भी दिया जाएगा। वहीं क्षेत्र के किसानों ने इस बात का समर्थन किया। सबका मकसद एक ही है कि दिल्ली में जो आंदोलन पेमेंट आना बाकी इतना दबाव बनाने के बाद हाँ जी आपकी कृपा से ताकि को पता चल जाए कि किसानों में भी जान है, कुछ किसान भी कुछ कर सकते हैं। ये है कि आदेश तो आया हमें, नरेश जी का फरमान तो हो गया है। अब उसके बारे में विचार करेंगे, हम किसानों को समझाएंगे कि जो ये बीजेपी का जो नेता आता है उसको नामंत्रण दें। नैनीताल के पंत पार्क में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने गैस पेट्रोल की लगातार बढ़ती कीमतों के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए धरना प्रदर्शन किया। आप पार्टी के प्रदेश प्रभारी प्रदीप दुमका ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार द्वारा 1 हफ्ते के भीतर ही गैस के दामों में की गई भारी बढ़ोतरी से देश की जनता त्रस्त है। पानी, बिजली, गैस सहित दैनिक चीजों के दामों में बढ़ोतरी की जा रही है, उससे समूची आम जनता में आक्रोश है। डबल इंजन की सरकार द्वारा लगातार की जा रही बढ़ोतरी स्पष्ट रूप से सरकार की नीयत पर सवाल खड़ा करती है। भाजपा सरकार को आम आदमी के हितों की कोई परवाह नहीं है। एक और देश की आम जनता पहले से ही कोरोना काल से त्रस्त है, वहीं दूसरी ओर लगातार बढ़ती जा रही महंगाई की 2 तरफ मार झेल रही है। अच्छे दिन आएंगे का नारा देने वाली भाजपा सरकार ने आज पूरे देश की जनता की आंखों के आंसू निकाल दिए हैं। और गैस सिलेंडर के दाम, महंगाई बढ़ गई है और आज ये गैस के दाम 1 हफ्ते में 100 रुपये बढ़ जा रहे हैं और गैस जो है वो 800 का आंकड़ा पार कर गई है। एक गृहिणी के ऊपर कितना बोझ पड़ रहा है, इसका अंदाजा आपको देहरादून में बैठ के नहीं हो रहा। मुख्यमंत्री जी, मैं आपको कहना चाहता हूं कि जनता के बीच में जाओ। जनता कितनी परेशान है इस वक्त। खाद्य पदार्थों के मूल्यों में वृद्धि हो रही है, दाल के दामों में वृद्धि हो रही है, गैस में वृद्धि हो रही है, पेट्रोल में वृद्धि हो रही है, डीजल में वृद्धि हो रही है। चारों तरफ जो है हाहाकार मचा हुआ है। बीते वर्ष 15 मार्च से बंद पड़ी रोपवे की सैलानी फिर से सैर कर सकेंगे। बंद पड़ी रोपवे का अपग्रेडेशन कार्य पूरा होने के बाद सीमा पार से संचालन ऑटो मोड में शुरू कर दिया जाएगा। रविवार को पूरे दिन भर स्थानीय लोग सहित सैलानियों का मुफ्त में रोपवे की सैर कराई जाएगी। कुमाऊं मंडल एमडी रोहित कुमार मीणा ने पत्रकार वार्ता करते हुए बताया कि बीते 15 मार्च से मरम्मत व कोविड के चलते बंद पड़े रोपवे का रविवार से संचालन शुरू कर दिया जाएगा। रविवार को रोपवे की सैर करने वाले लोगों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, जबकि वयस्कों से 300 व बच्चों से 200 रुपए का शुल्क रखा जाएगा। एमडी रोहित कुमार ने मीना से बताया कि कोविड काल के दौरान रोपवे का हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए देर शाम तक रोपवे का संचालन करने की योजना है। बहुत खूबसूरत क्षण है मेरे लिए। हमारा एक कुमाऊं मंडल के लिए आय का बड़ा अच्छा स्रोत भी था और नैनीताल की शान भी मैं कहूँगा इसको। रोपवे आज हमने टेस्ट किया है
लगातार 1 माह से हमारे कर्मचारी उसमें वेट या खुद जा करके इसको टेस्ट कर रहे थे। वो पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। कल सब लोगों के लिए मुफ्त में आने के लिए हमने कहा है। परसों से इस पर सामान्य जो पर्यटक हैं यहाँ पर आ जा सकेंगे, फीस लगेगी। नाइट में हम लोग अगर उम्मीद कर रहे हैं कि हमारा तकरीबन 3 घंटे के अराउंड हम नाइट में सीजन के टाइम पे चलाने में सक्षम हो पाएंगे। इससे अगर हम 3 घंटे चला पाते हैं तो निगम को तकरीबन 1.25 करोड़ रुपए की एक्स्ट्रा इनकम बढ़ जाएगी, जिससे हमने जितना भी रिपेयर किया वो हम एक ही साल में रिकवर कर देंगे। महंगाई और नए कृषि कानूनों के विरोध में कांग्रेस ने उत्तराखंड में पद यात्राएं निकालकर केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं कांग्रेस के इस प्रदर्शन पर बीजेपी ने कटाक्ष किया है। बीजेपी विधायक खजान दास का कहना है कि कांग्रेस का यह प्रदर्शन सिर्फ चुनावी स्टंट है। जनता के सरकारों से इसका कोई लेना देना नहीं है। महंगाई काबू में है और सरकार इसे कम करने की दिशा में भी कार्य कर रही है। कर रही है वो विपक्ष की भूमिका में है और विपक्ष की भूमिका का दायित्व तो निभा रही है। कुल मिलाकर के देखा जाए तो ये प्रदर्शन ये चुनाव से संबंधित है, क्योंकि चुनाव 2022 में होने वाले हैं। ये चुनावी वर्ष है, इसलिए कोई न कोई बहाना ढूंढते हुए कांग्रेस इस तरह के प्रदर्शन सड़कों में कर रही है। हरिद्वार में आयोजित होने कुंभ मेले की अधिसूचना अभी तक जारी नहीं हुई है, इसलिए कुंभ मेला प्रशासन के साथ साथ जिला प्रशासन भी मेले की व्यवस्थाओं और आने जाने वाले गंगा स्नानों के लिए व्यवस्थाओं में जुटा हुआ है। जिलाधिकारी सी रविशंकर ने हर की पौड़ी पहुंचकर गंगा घाटों का निरीक्षण किया। वहीं आने वाले गंगा स्नान के लिए कोविड गाइडलाइन का पालन कराने के लिए गंगा घाटों पर पुलिस बल, पीआरडी और होमगार्ड तैनात कराए जाने के निर्देश भी दिए। स्नान पर्व पर गंगा घाटों में भीड़ का दबाव ज्यादा होने पर श्रद्धालुओं को सीमित समय में स्नान करने के निर्देश भी दिए गए, ताकि किसी भी तरह की अव्यवस्था न हो पाए। 3 स्नान यहाँ पे ऑलरेडी हो चुकी है, तो वो 3 स्नानों में ज़रूर श्रद्धालुओं का संख्या तो कम रहा है, मगर जो सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना, ये एनफोर्समेंट भी वैसे तो संतोषजनक रहा है, मगर उसको और इम्प्रूव करना चाह रहे हैं। तो जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है इसको सुनिश्चित करा सकते हैं। इसका जो है आज पूरा निरीक्षण और निर्देश दिया। हरिद्वार में होने जा रहे कुंभ मेले के लिए सरकार द्वारा जारी की गई एसओपी पर संत समाज लगातार सवाल उठा रहे हैं। इसको लेकर लक्सर में पहुंचे भारत साधु समाज के राष्ट्रीय प्रवक्ता ऋषि स्वरानंद महाराज का कहना है कि सरकार द्वारा जारी एसओपी देश के लोगों की धार्मिक भावनाओं पर कुठारघात है। उन्होंने ऐलान किया कि अगर इसमें संशोधन नहीं किया गया तो साधु संत समाज आंदोलन की राह पकड़ेगा। और ये जहाँ तक एसओपी से केंद्र से जारी है, इसकी हम बहुत निंदा करते हैं और इसकी बहुत निंदा करते हैं। हम ये मांग करते हैं कि मुख्यमंत्री हमारे जो उत्तराखंड के हैं वो आदित्य योगीनाथ जी से मार्गदर्शन करें और वहाँ के अधिकारियों से मार्गदर्शन करें। यहाँ पर बहुत दुर्भाग्य है, यदि इसी तरीके से इनके एसओपी केंद्र सरकार की जारी रही तो जैसे केंद्र के चारों तरफ किसानों ने जमवाड़ा किया हुआ है, उससे भी भयावह स्थिति होने की संभावना। राज्य में 21 को आयोजित होने वाली रैंकर्स परीक्षा पर रोक लगाने से हाईकोर्ट ने इंकार कर दिया है। अब 21 फरवरी को ही रैंकर्स परीक्षा आयोजित होगी। कोर्ट ने मामले में सरकार समेत अन्य पक्षकारों को 3 हफ्तों में जवाब दाखिल करने को भी कहा है। आपको बता दें कि रेखा नेगी समेत अन्य महिला कांस्टेबल ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा था कि उनको प्लाटून कमांडर की परीक्षा में शामिल नहीं किया जा रहा। वहीं कांस्टेबल सज्जन सिंह समेत अन्य ने भी कोर्ट में कहा कि वो ड्राइवर पद पर तैनात है, मगर उनका आवेदन परीक्षा के लिए इसलिए खत्म कर दिया गया कि याचिकाकर्ता ड्राइवर पद पर तैनात है। वहीं कुंभ ड्यूटी में तैनात पुलिस कांस्टेबल ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा कि राज्य में कुंभ के चलते उनकी ड्यूटी लगाई गई है, जिसके चलते पढ़ाई नहीं हो सकती है, लिहाजा कुंभ के बाद परीक्षा का आयोजन किया जाए। अब इन मामलों में सुनवाई हो चुकी है और माननीय न्यायालय ने 21 तारीख को होने वाली परीक्षा पे कोई रोक नहीं लगाई है। हाँ, कुछ लोगों को 12 लोगों को प्रोविजनली इस परीक्षा में बैठने के लिए परमिट किया है। कुछ मामलों में जवाब भी दाखिल करना है। जी हाँ, दाखिल सभी में करना है। एक याचिका को अल्टरनेटिव रेमेडी पे डिसमिस किया है, बाकी में 3 हफ्ते में हमें जवाब दाखिल करना है। खबर काशीपुर से, जहां के राजकीय चिकित्सालय में देर रात आग लगने से हड़कंप मच गया। आनंद फानन में दमकल विभाग को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही मौके पर दमकल विभाग के एफएसएसओ के नेतृत्व में पहुंची टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग को फैलने से काबू पाया।
गनीमत यह रही कि किसी तरह की कोई जानहानि नहीं हुई, लेकिन हॉस्पिटल के कोविड-19 के सामान सहित लाखों रुपए की कीमत का सामान जलकर राख हो गया। मेरा नाम मीनाक्षी अग्रवाल है। जब आग लगी तो उस टाइम हम फटाफट स्टेशन लेकर के रमेश जोशी भैया और असलम भैया को लेकर के फटाफट उधर की तरफ गए। वहाँ से मरीजों को वहाँ से हमने निकाला और लोगों को इन्फॉर्म किया, इमरजेंसी के डॉक्टर को इन्फॉर्म किया, CMH सर को इन्फॉर्म किया। उस समय वहाँ पे हमने जोशीमठ के रैनी गांव में आई आपदा के बाद से ही रेस्क्यू अभियान लगातार जारी है। तो वहीं ऋषिगंगा वैली में बनी झील को लेकर राज्य सरकार और वैज्ञानिकों के बीच मंथन जारी है। हालांकि वैज्ञानिकों ने यह पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि ऋषिगंगा वैली में बनी झील से रिसाव हो रहा है, लिहाजा ये झील खतरनाक नहीं है। देखिए हमारी ये पूरी रिपोर्ट। जोशीमठ के रैनी गांव में आई आपदा के बाद से ही रेस्क्यू अभियान जारी है। तो वहीं ऋषिगंगा वैली में भी बनी झील को लेकर राज्य सरकार और वैज्ञानिकों के बीच मंथन है। हालांकि वैज्ञानिकों ने ये पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि ऋषिगंगा वैली में बनी झील से रिसाव हो रहा है, लिहाजा ये झील खतरनाक नहीं है। लेकिन भविष्य के खतरों को देखते हुए राज्य सरकार इस झील को खाली कराने का विचार कर रही है, जिसके लिए उत्तराखंड सरकार भारत सरकार की इंस्टीट्यूशन की भी सहायता लेगी। यही नहीं, रैनी गांव में आई आपदा के नुकसान का भी आंकलन किया जा रहा है। मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने बताया कि झील अभी स्टेबल है और उस झील से रिसाव हो रहा है, लिहाजा रिसाव होना अच्छा है। साथ ही कहा कि जो वैज्ञानिक ने रिपोर्ट सौंपी है उस पर अध्ययन किया जा रहा है, जिसके बाद तय किया जाएगा कि क्या करना है। साथ ही बताया कि यह भी पॉसिबल है कि भारत सरकार की जो इंस्टीट्यूशंस उनकी भी सहायता लेनी पड़े, क्योंकि सरकार का प्रयास है कि ऋषिगंगा वैली में जो भी झील बनी है उसको खाली करा दिया जाए। अभी झील स्टेबल है, झील से रिसाव हो रहा है और रिसाव होना अच्छा है। उत्तराखंड रीजन में मौजूद ग्लेशियरों के स्टडी के सवाल पर ओम प्रकाश ने बताया कि एक प्रस्ताव पर सहमति बनी है कि प्रदेश में एक ग्लेशियर मॉनिटरिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाए, जिससे उत्तराखंड के हिमालय रीजन में मौजूद ग्लेशियर की लगातार स्टडी कराई जा सके, जिस प्रस्ताव को तैयार किया जा रहा है, जिसे जल्द ही भारत सरकार को भेजा जाएगा। एक प्रस्ताव है कि यहाँ पर एक ग्लेशियर मॉनिटरिंग इंस्टीट्यूट स्थापित किया जाए और ग्लेशियर्स की लगातार मॉनिटरिंग हो। वो प्रस्ताव भी बन रहा है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजेंगे। जोशीमठ के रैनी गांव में आने वाली भीषण आपदा से जानमाल को काफी नुकसान पहुंचा है। ये नहीं पता मान समय में रेस्क्यू अभियान भी जारी है। इसी बीच राज्य सरकार इस आपदा से हुए आर्थिक नुकसान का आकलन भी करने में जुट गई है। तो वहीं नुकसान के आकलन के सवाल पर मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने बताया कि अभी पूरा स्पष्ट आकलन नहीं है कि किस तरह का नुकसान हुआ है, लेकिन अभी तक जो आपने किया गया है उसके अनुसार 1500 से 2000 करोड़ रुपए तक के नुकसान की संभावना है। चमोली जिले के रैनी गांव के ठीक ऊपर लगभग 3000 मीटर की ऊंचाई पर झील का मुआयना किया सबसे पहले SDRF की टीम ने। तो वहीं टीम के संचालक नवनीत गुल्लर ने बताया कि किस तरह से झील में अभी भी पानी जमा है और आसपास बर्फ का दलदल बना हुआ है। ये लेक है, जो लेक फॉर्मेशन हुआ है, ये सामने ये लेक दिख रही है, दिखा दो प्रतीक। जो सामने की विड्थ है लगभग 50 मीटर नजर आ रही है। सामने की विड्थ, ये वाली विड्थ 50 मीटर और अभी हमें करीब 200 मीटर तक दिख रहा है, लेकिन उसके आगे टर्न है, राइट को टर्न है, तो वो चीज यहाँ से नहीं दिख पा रही लोकेशन से। और ये देखिए उस किनारे से डिस्चार्ज हो रहा है, ये बीच में से ये डिस्चार्ज हो रहा है और डिस्चार्ज ठीक ठाक डिस्चार्ज हो रहा है। पानी मड़ी नहीं है, पानी बिल्कुल साफ है, ब्लू है लेक और पानी बिल्कुल व्हाइट आ रहा है। ये जो डिब्रीज लेक के सामने है, ये जो डिब्रीज है ये कम से कम 500-700 मीटर तक डिब्रीज है और इसमें आइस के पार्ट्स भी हैं और ये जैसे पानी जमा हुआ है, देखिए पानी। खतरा अभी टला नहीं। जी हाँ, आपको बताएं कि चमोली जिले में 7 फरवरी को आई दैविक आपदा के बाद से लेकर अब तक रैनी गांव के ऊंचाई वाले क्षेत्र यानी कि 3000 मीटर की ऊंचाई पर एक झील उत्पन्न हो चुकी है, जिसकी वजह से राज्य सरकार को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए राज्य सरकार ने केंद्र सरकार की इंस्टीट्यूशन और साथ ही वैज्ञानिकों से उस झील के बारे में राय मांगी है, ताकि झील
के मुहायने से पानी का रिसाव तेज हो सके और खतरा कम हो सके। वीडियो जर्नलिस्ट लईक अहमद के साथ मैं राजेश वर्मा, के न्यूज इंडिया, देहरादून। धर्म नगरी हरिद्वार में होने वाले महाकुंभ 2021 का धार्मिक दृष्टि से आगाज हो चुका है। अखाड़ों में लगने वाली धर्म ध्वजा अखाड़ों में पहुंच चुकी है। इसके बाद अखाड़ों के कुंभ से संबोधित सभी मंगल कार्य शुरू होते हैं। निरंजन अखाड़े के साथ साथ आनंद और अटल अखाड़े की धर्म ध्वजा भी अखाड़े में पहुंच चुकी है। निरंजनी अखाड़े के धर्म ध्वजा आगामी 27 फरवरी को स्थापित की जाएगी, जिसके साथ आह्वान अखाड़े की भी धर्म ध्वजा उसी दिन फहराई जाएगी। अखाड़े में कुंभ को लेकर होने वाले मांगलिक कार्य शुरू हो जाएंगे। धर्म ध्वजा के संबंध में निरंजनी अखाड़े के सचिव महंत रविंद्र पुरी ने बताया कि अखाड़े की धर्म ध्वजा की लकड़ी अखाड़ों में पहुंच चुकी है। यूं तो कहें कि लकड़ी 100 फीट की होनी चाहिए, लेकिन कुछ कमी रहने पर इसमें दूसरी लकड़ी बांधकर उसको पूरा किया जाता है। परंतु जो है धर्म ध्वजा की लकड़ी आ गई है और ये करीबन जो लकड़ी हमारी करीबन 100 फुट होनी थी चाहिए, परंतु ये लकड़ी इस समय हमारे पास 80 फुट है, क्योंकि इसमें जो 52 हाथ हमारे होते हैं, 52 हाथ पे एक बंद इसमें लगाया जाता है और ये 52 मणियाँ 52 हाथों के प्रतीक है। और इसके बाद जो है 15 फुट पे जो है इसका जो हमारा फलेग होता है, भगवा फलेग, उसमें लगाया जाएगा। और हमारा जो फलेग है वो इलाहाबाद से बन के आ रहा है। इसकी पूजा होगी विधि विधान से, करीब 1 घंटा उसमें पूजा में लगता है और मुख्य प्रसाद इसमें गुड़ और चना होता है। और सभी अखाड़े द्वारे सभी प्रशासन वगैरह सबको निमंत्रण दिया जाता है, सभी लोग आएंगे। एक बैंड बाजा होता है। खबर खटीमा से है, जहां कर्ज वसूली को लेकर राजस्व विभाग द्वारा 30 बड़े बकायेदारों के खिलाफ उनकी संपत्ति नीलामी को लेकर तहसीलदार के बगैर मीटिंग हॉल में कराई जा रही है। वहीं इस दौरान नीलामी का मजाक बनाया जा रहा है। 2 राजस्व वसूली कर्मी के बीच कुछ लोगों के साथ बैठकर नीलामी का मजाक बनाया जा रहा है। मामले में देर से पहुंचे नीलामी प्रक्रिया में पहुंचकर प्रभारी तहसीलदार यूसुफ अली ने बताया कि नीलामी का कार्य सुचारू है और नीलामी प्रतिभाग करने वाले अभी नहीं पहुंचे हैं। आज नीलामी में जो थी हमारी 7 पत्रावलियाँ लगी हुई थी, जिसमें अभी तक तो खैर कोई नहीं आया हुआ है, लेकिन आज जो है हमने 2 बकायेदार हमने पकड़े गए हैं। 6,18,000 कुछ का है और 1,74,000 के दूसरे हैं। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ये महंगाई की मार हर परिवार पर, इस देश के हर परिवार पर पड़ने वाली। यहाँ इंसानों की नहीं, घड़ियालों की बस्ती है। यहाँ आम नहीं, बबूल उगता है। यहाँ खेती अनाज की नहीं, दुश्मनी की होती है। चंबल का पानी प्यास बुझाता नहीं, भड़काता है। प्यास बदले की, प्यास बगावत की, और यही प्यास बनाती है पीहड़ के बागी। देखिए हर शनिवार और रविवार रात 8 बजे प्रबुद्ध चौहान के साथ पीहड़ के बागी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका बुलेटिन में। लक्सर क्षेत्र में खाद्य किल्लत का समाधान और गन्ना पर्चियों पर मूल्य अंकित कराए जाने की मांग को लेकर किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष महाकाल सिंह व लक्सर ब्लॉक अध्यक्ष दुष्यंत सिंह की अगुवाई में किसानों ने लक्सर गन्ना समिति परिसर में प्रदर्शन कर धरना दिया। इस मौके पर जिला अध्यक्ष महाकाल सिंह ने कहा कि काफी समय से खाद की किल्लत बनी हुई है, किसान परेशान है, किसानों की फसलें खाद के बिना बेकार हो रही हैं।
लेकिन शासन प्रशासन इस तरफ ध्यान नहीं दे रहा। इसी प्रकार मिलों के सत्र को शुरू हुए कई माह बीत गए, लेकिन अभी तक गन्ना पर्चियों पर मूल्य अंकित नहीं किया जा रहा है। पिछले समय से लक्सर क्षेत्र के किसानों की ओर से हमें जो अवगत कराया गया था रुड़की में, उन्होंने ये बताया था कि हमारी जो गन्ना समिति लक्सर है, इसमें एक तो किसानों को समय पर पर्ची नहीं मिल रही। नंबर 1 समस्या तो ये थी। दूसरी समस्या सबसे बड़ी ये है कि चीनी मिल चले 3-4 माह हो गए और किसानों की जो है इंडेंट बहुत धीरे धीरे जारी हो रहा है। ये लास्ट में क्या करेंगे कि जब सत्र समापन होने की स्थिति में आ जाएगा तो किसानों का जितना भी बैकलॉग पर्ची में होता है 20, 30, 50, 100 पर्ची एकदम किसानों को दे देंगे। हमारी आज मांग है कि एक रेशो सब पर्ची किसानों की दी जाए, जिससे कि वो बैकलॉग भी ना हो और किसान समय पर अपना गन्ना घेर ले। 2013 में उत्तराखंड में आई केदारनाथ त्रासदी के बाद एक बार दोबारा पहाड़ के लोगों में दहशत का माहौल है, क्योंकि दहशत एक सैलाब की है जो केदारनाथ त्रासदी के बाद 7 फरवरी को चमोली जिले के रेडी गांव से लेकर तपोवन तक अपनी तबाही के निशान छोड़ चला है। ये निशान इतने गहरे हैं कि 2013 की आपदा और इस 7 फरवरी की दैनिक आपदा से मानो पूरा पहाड़ हिल चुका है, जिसने फिर से एक बार कई लोगों के घरों के दीपक बुझा दिए तो कहीं अपनों को अपनों से जुदा कर दिया। आज भी यहाँ के लोग उस मंजर को भुला नहीं पा रहे हैं। मंजर ऐसा है कि 2 हफ्ते होने जा रहे हैं और गुमशुदा लोगों के साथ अब मौत का सिलसिला भी नंबरों के हिसाब से बढ़ता जा रहा है। लेकिन तमाम सेना बल लगातार राहत एवं बचाव कार्य के लिए दिन रात लगे हुए हैं। सलाम है ऐसे देश के वीर जवानों को जो इस परिस्थिति में निपटने के लिए भी लगातार अपनी जान दांव पर लगाए हुए हैं। आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, वायुसेना सहित तमाम सुरक्षा बल दिन रात जिंदगियों को बचाने की मशक्कत में लगे हुए हैं। एनडीआरएफ के द्वारा यहाँ पे रिसर्च ऑपरेशंस किया जा रहा है और आप देख सकते हैं इससे आगे पूरा दलदल है, पूरा स्लशी और वो है, काफ़ी रिस्की है और डेंजरस है आगे जाना। जहाँ जहाँ अगर कहीं अंदर कुछ मिले तो उनको निकालें। ग्लेशियर टूटने के बाद ऋषिगंगा में सामने से जो जल सैलाब आया उससे स्थानीय लोग अभी भी दहशत में हैं। हर किसी ने उस सैलाब को देखकर अपनी जान बचाई तो कहीं कोई उस काल के गाल में समा गया। जहाज की जैसे आवाज आया तेज रफ्तार पर, मैंने बोला कि यहाँ से जहाज आ रहे क्या रहे हो। जब पुल उड़ गया, यहाँ डोजर उड़ गया, गाड़ी उड़ गया, तब भागा मैं यहाँ से ऊपर। हम इस समय मौजूद हैं रेडी गांव में और जहां से आपदा की शुरुआत हुई थी, जो आपदा आई थी 7 फरवरी को, आप देख सकते हैं ये मंजर, ये नज़ारा। और वहां पर जो है बचाव एवं राहत कार्य जो है वो लगातार चल रहा है। आज 8 दिन हो चुके हैं। यहाँ से आज 5 बॉडी जो है वो रिकवर हुई है और अभी तक की जो मुहिम है, जिस तरीके से एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आईटीबीपी सहित तमाम जो सेना बल मुस्तैदी से काम कर रहा है, युद्ध स्तर पे आप देख सकते हैं काम चल रहा है। और एक जो गांव था यहाँ पर, ये सामने जो गांव है, अलग अलग गांव है, तो वो गांव को जोड़ने का एक रास्ता जो था, एकमात्र रास्ता जो था, वो वहाँ देख सकते हैं वो वहाँ पर काम हो रहा है। बल्कि यहाँ पर एक पुल था जो उस आपदा में बह गया था। इस दुखद घड़ी में हर आम आदमी से लेकर तमाम राजनीतिक दल भी जो इस आपदा में खो गए या जिन्होंने अपनी जान गंवाई है, उन लोगों को श्रद्धांजलि और उनके परिवार के साथ अपनी सहानुभूति बनाए हुए हैं। और अभी भी एक आस है कि शायद कोई जिंदगी बची हो तो उसको भी निकाल लिया जाए। जो भयानक आपदा आई है, जिसमें हमारे जो लोग मृत हुए हैं उनकी दिवंगत आत्मा की शांति के लिए हमने तो यहाँ पर कैंडल जलाई है और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनके जो परिवार में जो इस समय बीत रही है उनको ईश्वर शक्ति दे उसको सहने के लिए। और निरंतर हम देख रहे हैं कि हमारी जो सरकार है, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी भी युद्ध स्तर पर केंद्र के सहयोग से वहाँ पर निरंतर काम चल रहा है। और ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं कि जो टनल के अंदर जो लोग भी वहाँ पर फंसे हुए हैं वो अच्छी ठीक अवस्था में वो बाहर आए, उनके लिए हम सभी बहनें यहाँ पर प्रार्थना कर रहे हैं। और आज उनकी श्रद्धांजलि के लिए हमने यहाँ पर कैंडल जलाई है। हम इस समय मौजूद हैं रैनी गांव में और रैनी गांव में आपको वो मंजर दिखाते हैं जो 7 फरवरी को घटित हुआ था। ये
दो नदियां हैं और जिनका संगम जो है वो यहाँ पर हो रहा है। जो मटमैला पानी है वो ऋषि गंगा है और जो साफ पानी आप देख रहे हैं वो धौली गंगा है। और 7 फरवरी को जो ग्लेशियर टूटने की घटना हुई उसके बाद जो भारी मलबा और एक तरीके से जन सैलाब, मतलब जो सैलाब है पानी का, वो जब आया तो उसने सब चीज़ों को तहस नहस कर दिया। और ये गाद देख सकते हैं, ये कीचड़ है, जहाँ पर पैर भी रख दिया जाए तो वो आदमी नीचे धंसता जाएगा। लेकिन तमाम चीज़ों को देखते हुए रेस्क्यू टीमें जो है लगातार काम कर रही हैं। जिस तरीके से गांव का संपर्क टूट गया है उनको पुनर्जीवित करने का काम एक तरीके से कहा जा सकता है वो जो है तमाम सेना बलों के द्वारा वो किया जा रहा है। तो सब चीज़ों को देख सकते हैं। अब दूर तक जो नज़ारा है, ये जो निशान है वो आपदा के जो 7 फरवरी को घटित हुई थी, जिसमें अभी तक की बात करें तो आज जो है यहाँ से भी जो है 5 बॉडी जो है वो रिकवर की गई हैं और अभी भी जो है 150 से ज़्यादा जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं लापता हैं। वीडियो जर्नलिस्ट लईक अहमद के साथ में राजेश वर्मा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।